मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेज बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम लोगों ने एनसीईआरटी कक्षा 10 की पुस्तक में जो विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के चैप्टर से उनका अध्ययन कर रहे थे और जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। उसी में से एक जैव प्रक्रम है जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उत्सर्जन के साथ साथ मानव में उत्सर्जन और पौधों में उत्सर्जन, इन दोनों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, इसका नोट्स बनाइए, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट है उत्सर्जन में। उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? निकालना। जो भी हमारे अंदर हानिकारक पदार्थ हो या किसी भी जीव के अंदर हानिकारक पदार्थ हो, ये उनको वो बाहर करता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या है? जीवों में जो प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, पौधे भी जीव होते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण में या श्वसन में जनित वर्ज्य गैसें हैं, जो हानिकारक गैसों का निर्माण होता है, और अन्य उपापचयी क्रियाओं, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हो, कि उपापचयी क्रियाओं के दौरान जब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनता है तो इन पदार्थों का निकालना आवश्यक है। यदि ये नहीं निकलते हैं तब समस्या पैदा करेंगे। अगला पॉइंट है वो प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है। वो क्रिया जिसमें ये सारे हानिकारक पदार्थ निकाले जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि विभिन्न जंतु, ये जो बहुत सारे जंतु हैं, इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं, विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं, विभिन्न प्रकार के अंगों का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है एक कोशिकीय जीव, जिनका पूरा का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होगा, तो उनका तो पूरा शरीर वायुमंडल के या जल के संपर्क में रहेगा। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को जो उनके शरीर में होते हैं, वो अपनी सतह से ही, शरीर की सतह से ही जल में विसरित कर देते हैं या जल में फेंक देते हैं। अगला पॉइंट है जटिल बहुकोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं अंदर भी होंगी और कुछ उनकी सतह पर होंगी। तो जो अंदर होंगी वो तो डायरेक्ट न जल के संपर्क में है न वायु के संपर्क में है। तो जटिल बहुकोशिकीय जो जीव है, इस कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब उत्सर्जन को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करेंगे, और वो जो विशिष्ट अंग होंगे उन्हीं को उत्सर्जन अंग बोलते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, मानव में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन मैन। जैसे मनुष्य में कैसे उत्सर्जन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है मानव के उत्सर्जन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र क्या कह रहे हैं? एक्सक्रीशन सिस्टम। मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा अर्थात दो वृक्क, वृक्क कहते हैं किडनी को, दो किडनी होती है, एक मूत्र वाहिनी होती है, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है जिससे मूत्र निकाला जाता है। तो मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र में कौन कौन है? दो वृक्क हुए, एक मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। अगला पॉइंट है कि ये जो वृक्क है ये उदर में, पेट में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, और वृक्क में मूत्र बनने के बाद, वृक्क में जब मूत्र बन जाएगा तो वो मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। और अगला पॉइंट है मूत्र बनने का उद्देश्य, आखिर मूत्र बनता क्यों है? तो मूत्र बनने का जो उद्देश्य है वो रुधिर में से, खून में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना ही इसका उद्देश्य है। अगर वर्ज्य पदार्थों को रुधिर से ना निकालना हो तो मूत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है फुफ्फुस में, फुफ्फुस फेफड़े की बात कर रहे हैं। फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है
हमने पहले पढ़ रखा है कि जो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है किसी भी कोशिका में, वो रुधिर में घुलित अवस्था में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील है तो वो रुधिर में घुल करके आ जाती है और फुफ्फुस में पहुंच करके क्या होता है, वो CO2 अलग हो जाती है। तो फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है। अगला पॉइंट है, जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है, जो नाइट्रोजन से बने हुए हानिकारक पदार्थ हैं जिनको यूरिया या यूरिक अम्ल कह सकते हैं, ये दोनों वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? अगला पॉइंट है, वृक्क में आधारी निस्यंदन एक छन्ना होता है, आधारी वेसल जिसको कह सकते हो, निस्यंदन एकक होता है जिसमें फुफ्फुस की तरह बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है, गुच्छ होता है। रुधिर केशिकाएं बहुत सारी रुधिर की नलिकाएं होती हैं और वो एक गुच्छे के रूप में होती हैं। अगला पॉइंट है, प्रत्येक केशिका गुच्छ, ये जो केशिका नली है उसका जो गुच्छा है एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर, ऊपरी सिरा उसका कप के आकार का है और उसमें क्या होता है, उसके अंदर एक नलिका होती है और ये नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती। अगला पॉइंट है, प्रत्येक वृक्क में जो 2 किडनी है, प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदक एकक होते हैं और इन अनेक निस्यंदक एकक जो है इनको हम वृक्काणु कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन क्या है? ये वृक्क या किडनी की इकाई है। नेफ्रॉनों की सहायता से ही मूत्र का निर्माण होता है। तो कह रहे हैं प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदक एकक, मतलब अनेक नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं और ये आपस में निकटता से पैक रहते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रारंभिक निस्यंदन में जब एक बार रुधिर को छाना जाता है तो उसको हम प्रारंभिक निस्यंदन कहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। पहली बार जब इसका निष्कासन किया जाता है तो जो छना हुआ पदार्थ है, जो छना हुआ मूत्र है, उसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जब ये छना हुआ मूत्र नलिका में प्रवाहित होता है, नलिका में जाता है, तब इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है, दोबारा इनको सोखा जाता है। किनको? ये जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण या प्रचुर मात्रा में जल है, इसको नलिका में दोबारा सोख लिया जाता है। और अगला पॉइंट है कि जो जल की मात्रा है, ये पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर, जल की कितनी मात्रा शरीर में है इस पर, और कितना विलेय उत्सर्जित करना है, कितना विलेय उत्सर्जित करना है, इस बात पर जल का पुनर्अवशोषण निर्भर करता है। यदि विलेय की मात्रा कम है तो जल सोख लिया जाएगा, यदि शरीर में जल की मात्रा कम है तो जल सोख लिया जाएगा, यदि शरीर में जल की मात्रा अधिक है तो पानी या जल उतना नहीं सोखा जाएगा। अगला पॉइंट है, प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक नलिका, जिसको मूत्र वाहिनी कहते हैं, इसमें प्रवेश करता है और वो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाली जो नली है उसी को हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। और उसमें प्रवेश करने के बाद मूत्र जो है मूत्राशय को जाता है और मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है, भरा रहता है
अगला पॉइंट है मूत्राशय पेशीय होता है। मूत्राशय जो है वो पेशियों का बना हुआ है और तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करता है। मस्तिष्क के अनुसार वो कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं उसके अनुसार कार्य करता है, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, यदि किसी का वृक्क खराब हो तो उसको कहते हैं कृत्रिम वृक्क या अपोहन, और ज्यादा प्रसिद्ध है डायलिसिस। ये जो कृत्रिम वृक्क है ये बाहर होता है। इसके बारे में आइए कुछ पॉइंट्स जानते हैं कि वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में, जब वृक्क अपना कार्य ना कर रहा हो उस अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है, डायलिसिस की जा सकती है। इसमें होता क्या है कि एक कृत्रिम वृक्क जो है वो नाइट्रोजनी उत्पादों को रुधिर से डायलिसिस के द्वारा निकालने की एक युक्ति है, एक तरीका है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से उस रोगी के कैसे निकाला जाए जिसका वृक्क काम नहीं कर रहा है। तो उसका जो तरीका है वही एक कृत्रिम वृक्क है। अगला पॉइंट है कि कृत्रिम वृक्क बहुत सी अपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होता है। जो कृत्रिम वृक्क है उसकी जो नलिकाएं हैं उसमें जो अस्तर है वो अपारगम्य है, और ये नलिकाएं जो है अपोहन डायलिसिस फ्लूइड, अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। और इस द्रव का जो ये अपोहन द्रव है इसका परासरण दाब रुधिर के जैसा ही होता है। जितना परासरण दाब रुधिर का होता है उतना ही अपोहन द्रव का भी होता है, और इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते। अब जब नाइट्रोजनी अपशिष्ट इसमें नहीं होंगे और इसका परासरण दाब रुधिर जैसा ही होगा, तो अगला क्या होगा कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रुधिर में होंगे वो क्या करेंगे, वो इस द्रव में आ जाएंगे। अगला पॉइंट है रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में प्रवाहित कराते हैं और इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। अभी हमने कहा जो अपोहन द्रव है उसका परासरण दाब रुधिर के बराबर है, लेकिन उस द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं है। यदि उस नली में रुधिर का रोगी का रुधिर प्रवाहित कराएंगे तो परासरण दाब तो अपोहन द्रव का भी उतना है जितना रुधिर का है। तो जो रुधिर में अपशिष्ट उत्पाद होंगे वो विसरण विधि द्वारा अपोहन द्रव में आ जाएंगे और रोगी का रुधिर जो है वो शुद्ध हो जाएगा, और जो शुद्धकृत रुधिर है वो वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। लेकिन इसकी कुछ अपनी समस्या भी होती है कि ये जो कृत्रिम वृक्क है इसमें कोई पुनर्वशोषण नहीं होता। इसमें कहीं अगर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण या प्रचुर मात्रा में जल चला गया तो चला गया, उसे दोबारा सोखा नहीं जा सकता। अगला पॉइंट है प्रायः एक जो स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति हो उसमें प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। आरंभिक निस्यंदन जब होता है तो उसके बाद पुनरावशोषण होता है। क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन होगा, जबकि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 से 2 लीटर होता। और बाकी क्या होता भाई, 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन है और 1 से 2 लीटर वो बाहर निकालेगा, क्योंकि शेष निस्यंदन जो है वो वृक्क नलिकाओं में पुनर्वशोषित हो जाता है, उसको पुनः सोख लिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं पादप में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन की बात करते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में उत्सर्जन का कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता।
अब इसको पॉइंट वाइज देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है वो भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। लेकिन ये जो अपशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन है प्रकाश संश्लेषण में बनी है, ये रंध्रों के माध्यम से ही निकल जाती है। पत्तियों में रंध्र होते हैं, पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है कि पौधे जो है वो उनका जो अतिरिक्त जल है, उनके काम से ज्यादा जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पत्तियों से पानी का भाप बन करके उड़ जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला पॉइंट है पौधे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं, पत्तियों को गिरा भी सकते हैं, और बहुत से पादपों में अपशिष्ट उत्पाद जो है वो कोशिका के अंदर जो रिक्तिका पाई जाती है उसमें भी संचित रहते हैं। पौधे से गिरने वाली जो पत्तियां हैं उनमें भी अपशिष्ट उत्पाद होता है, और ये माना जाता है कि ये अपशिष्ट उत्पाद जो है पत्तियों में जब इकट्ठा हो जाता है तभी पत्तियां पीली हो जाती हैं और फिर वो पौधे से टूट करके अलग हो जाती हैं। एक प्रकार से उनका उत्सर्जन हो जाता है। अगला पॉइंट है कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ पादप ऐसे भी हैं जो अपने अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। जहां वो रहेंगे वो अपने जो अपशिष्ट उत्पाद हैं वो मृदा को वापस कर देंगे, छोड़ देंगे। एक और भी पॉइंट है जिसको हम कहते हैं अंगदान या अंग प्रत्यारोपण, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंगदान में किसी एक व्यक्ति जिसको देना है उसको दाता बोलते हैं, उसके शरीर से शल्य चिकित्सा क्रिया द्वारा, जिसको चीरफाड़ कहते हैं, ऑपरेशन के द्वारा अंग निकाल लिया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को जो ग्राही होगा उसके शरीर में उसको पुनर्स्थापित या प्रत्यारोपित किया जाता है। लेकिन इसकी शर्त क्या होती है कि जो दानदाता है उसके मरने के तुरंत बाद डॉक्टरों द्वारा उसका अंग निकाला जाता है और रोगी व्यक्ति जिसका अंग बदलना है, ग्राही जिसको कहते हैं, उसके शरीर में लगा दिया जाता है। अगला पॉइंट है सामान्य प्रत्यारोपण में जो जनरल प्रत्यारोपण हो रहा है उसमें कार्निया आंख में होती है, गुर्दे, वृक्क, दिल, यकृत, अग्न्याशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल है। सामान्यतः इनका प्रत्यारोपण होता है। लेकिन कुछ अंग, अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ अंग जैसे गुर्दे जिसको किडनी कहते हैं, यकृत का कुछ भाग और फेफड़े, इसके साथ साथ ऊतक, अगर इनको दान दाता देना चाहता है तो अभी हमने कहा था कि अंगदान किसी व्यक्ति के शल्य चिकित्सा द्वारा मरने के बाद, जब वो व्यक्ति मर जाएगा तब ऑपरेशन होगा। लेकिन कुछ अंग जैसे गुर्दे हुए, यकृत का कुछ भाग हुआ, फेफड़े हुए या ऊतक हुए, इनका दान जो है दानदाता के जीवित होने पर भी दिया जा सकता है। देखिए इनमें दो दो चीजें हैं, फेफड़े भी हैं, गुर्दे भी है, डबल है, एक दे दिया, एक से काम दोनों का चलेगा। तो ये गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े और ऊतकों का जो दान है ये दानदाता के जीवित होने पर भी दिया जा सकता है। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं, चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।